हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, जनरल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की ये जो सीरीज चल रही है, इसका अब हम सेट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। सामान्य विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस मैं आपसे इसमें डिस्कस करूंगा और ये हमारा प्रैक्टिस सेट MCQ बेस्ड रहने वाला है। RRB NTPC, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और अन्य सभी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सीरीज उन एग्जाम्स में आने वाले प्रश्नों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। MCQ प्रैक्टिस सेट का PDF आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की अल्पता यानी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस हैं रिकेट्स, वेरी, ऑस्टियोपोरोसिस और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विटामिन डी की अल्पता यानी डेफिशिएंसी के कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रिकेट्स रोग की। तो रिकेट्स यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है द्रव हीलियम, द्रव नाइट्रोजन, द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन, द्रव मीथेन। तो देखिए, क्रायोजेनिक इंजन में नोदक यानी फ्यूल के फॉर्म में हम द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण यानी मिक्सचर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर किस समय पड़ती है? ऑप्शंस हैं चंद्र ग्रहण के समय, आंशिक सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है उस समय चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शंस हैं लीवर, थायराइड, लार ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो पाई जाती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ऑप्शंस हैं आंत, गुर्दा, आमाशय या फिर प्लीहा। तो देखिए, यूरिया को जब ब्लड से पृथक करना होता है तो इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करता है गुर्दा यानी किडनी के द्वारा ही यूरिया को ब्लड से अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं क्लोरीन, ऑक्सीजन, अमोनिया या हाइड्रोजन। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में जल या किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए हम जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो अमोनिया गैस होती है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा और अमोनिया का आप सूत्र जानते हैं NH3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? यानी आपको यहाँ पर एसिटिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन है C2COO, CH3COH, CH3COOH और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला जो सही होता है वो होता है CH3COOH, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही केमिकल फॉर्मूला होगा और इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस हैं घटता है या फिर बढ़ता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी हम किसी द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो घटने लगता है। ऑप्शन नंबर सी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी सरफेस टेंशन उसका कम होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शंस हैं आनुवंशिक कोड, हार्मोन, इम्यूनोलॉजी या फिर जीन संश्लेषण। तो देखिए, हरगोविंद खुराना जो एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्हें आनुवंशिक कोड यानी जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आग को बुझाने के लिए
निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, जब हम आग को बुझाने की बात करते हैं तो हम प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है और इसका केमिकल फार्मूला होता है CO2। इसके अलावा यदि हम बात करें कि आग जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है, तो देखिए ऑक्सीजन जो गैस होती है वो आग को जलाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी मेन रोल ऑक्सीजन का होता है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो उस जगह पर आग नहीं लग सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जिप्सम का प्रयोग मृदा में किया जाता है, ठीक है। तो जिप्सम की प्रकृति कैसी होती है ये बताना है। ऑप्शन है आपके लवणीय, जल जमाव वाली, मृतिका या क्षारीय। तो देखिए, जिप्सम एक धातु है और ये जो इसका प्रयोग मृदा में किया जाता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के किस भाग के बराबर है? ऑप्शंस हैं 1/4, 1/6, 1/5 या 1/8। देखिए, चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6वें भाग के बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 10 किलोग्राम, क्योंकि भार का सूत्र होता है mg और जहां ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा पर 1/6 है पृथ्वी का, तो भार में भी कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मानव निर्मित उपग्रह, प्रथम उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था उसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं सोयूज 1, स्पुतनिक 1, सैल्यूट 1 या फिर वोस्टॉक 1। तो देखिए, मानव निर्मित उपग्रह, प्रथम उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था उसका नाम दिया गया था स्पुतनिक 1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको यहाँ पर सही कथन को छांटना है। ऑप्शंस हैं पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर डी है, वर्षा के जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि पौधे अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी से भोजन और जल दोनों को ही अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आपको सही कथन यहाँ पर छांटना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? देखिए, ऑप्शंस हैं रेशा, खनिज, प्रोटीन और वसा। देखिए, इन सभी चारों की आवश्यकता होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आपसे पूछा गया है कि तुलनात्मक रूप में किसकी कम आवश्यकता होती है। तो देखिए, फाइबर्स की हमें अधिक आवश्यकता होती है, इसके अलावा प्रोटीन और वसा की भी अधिक आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में। लेकिन खनिज यदि कम मात्रा में है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, ये जो सीरीज है ये आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और अन्य सभी ऐसे एग्जाम जहां पर सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, पिग लोहा या फिर फौलादी लोहा। तो देखिए, इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में जो लोहा उत्पादित होता है उसे हम पिग आयरन यानी पिग लोहा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, नदी तालाब में पाए जाने वाले जो जलीय हरे पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं प्रबाल, शैवाल, फंगस या अमीबा। देखिए, ऐसे पौधों को हम शैवाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एल्गी जिन्हें बोलते हैं इस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। मृगमरीचिका यानी मिराज बनने का कारण क्या है? देखिए, ऑप्शंस हैं
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विसर्जन, परावर्तन या अपवर्तन। तो देखिए मृगमरीचिका यानी मिराज, ये जो घटना आपने गर्मी के मौसम में देखी होगी या रेतीली जगह पर गर्मी के मौसम में, इसके अलावा आप सड़कों पर भी देखते हैं। तो देखिए ये जो घटना होती है इसका मेन रीजन होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाश का जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो वहाँ पर मृगमरीचिका जैसी घटनाएं होती हैं। जैसे आपने सड़क पर देखा होगा कि काफ़ी दूर आपको जल भरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पास पहुँचने पर आप पानी नहीं पाते हैं। सेम यही घटना रेत में भी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव यानी फोटो मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सत्येंद्र नाथ बसु या सीवी रमन। तो देखिए फोटो मैग्नेटिक इफेक्ट यानी प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? ऑप्शन हैं लाल, हरा, नीला, लाल, पीला, नीला, हरा, पीला, नीला, लाल, बैगनी, हरा। तो देखिए प्राइमरी कलर्स जिन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं उनमें आपका लाल, हरा और नीला आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर सकते हैं आर, जी और बी यानी RGB। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इसका कारण है? आपके ऑप्शंस हैं बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व या फिर बहुत अल्प घनत्व। देखिए ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड होता है और जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इसका मेन रीजन क्या है? ब्लैक होल का बहुत ही अधिक उच्च घनत्व होता है, इसलिए प्रकाश या किसी भी तरह के विकिरण को यह अपने से बाहर नहीं आने देता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। बाजार में बेचे जाने वाले मानक 18 कैरेट सोने में होता है। ऑप्शन हैं 82 भाग सोना एवं 18 भाग अन्य धातुएं, 18 भाग सोना एवं 82 भाग अन्य धातुएं, 18 भाग सोना एवं 6 भाग अन्य धातुएं, 9 भाग सोना एवं 15 भाग अन्य धातुएं। तो देखिए जो बाजार में 18 कैरेट गोल्ड सोना बेचा जाता है वहाँ पर 18 भाग सोने का एवं 6 भाग अन्य धातुओं का मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यदि आपसे यही आंकड़ा प्रतिशत में पूछा जाए कि 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत सोना होता है, शुद्ध सोना, तो आप इसका जवाब देंगे 75%। क्वेश्चन नंबर 23। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाओं यानी लिम्फ सेल्स का निर्माण होता है? ऑप्शन हैं यकृत, बृहद अस्थि, अग्न्याशय या फिर प्लीहा। तो देखिए ह्यूमन बॉडी में जिस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे हम बृहद अस्थि यानी बृहद अस्थि ही कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर लिम्फ सेल्स का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 24। हास्य गैस यानी लाफिंग गैस किसे कहते हैं? ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो हास्य गैस यानी लाफिंग गैस, इसे हम केमिकल नेम इसका जो कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नाइट्रस ऑक्साइड से इसे पुकारते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? ऑप्शन हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जल में पाई जाने वाली स्थायी कठोरता, इसका मुख्य कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ये जल में पाए जाते हैं तो वहाँ पर जल की स्थायी कठोरता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन है आपकी पुष्प, पत्ती, तना या जड़। तो देखिए लाइफ साइकिल की दृष्टि से पौधे का जो इम्पॉर्टेंट यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अंग होता है वह पुष्प होता है, क्योंकि पुष्प से ही आगे फिर नए पौधे का जन्म होता है या निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर
6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 27, रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियो एक्टिव मेटल निम्नलिखित में से क्या उत्सर्जित करता है? आपके ऑप्शन हैं अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो रेडियो एक्टिव मेटल होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो अधिकतर उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, यानी तीनों को ही वो उत्सर्जित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से समय यानी टाइम का मात्रक नहीं है। ऑप्शन हैं आपके अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या फिर माह। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नहीं पर नोटिस रखना है कि जो नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। देखिए अधिवर्ष, चंद्रमाह और माह ये तीनों ही समय के मात्रक हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अति सूक्ष्म मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वर्नियर कैलिपर्स, ऑसिलोस्कोप, स्लाइड रूल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए काफ़ी छोटी मापन की गणनाओं के लिए हम जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है या कहें तो गति दोगुनी की जाती है तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शंस हैं उसका त्वरण दोगुना हो जाता है, उसका संवेग दोगुना हो जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है या उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। देखिए किसी भी पिंड की गति दोगुनी करने पर उसका संवेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं सामान्य विज्ञान के, और इनकी आंसर की मैंने इसी पीडीएफ के साथ दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी। यहाँ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमारे ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से इसको प्रैक्टिस के रूप में एक बार लगा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।